नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। आईएससी मैथमेटिक्स एस10 बुक से मैंने इस चैप्टर को लिया है। एक्सरसाइज 9D कवर करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। बच्चों, आज की वीडियो में मॉडुलस कैसे फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड को कैसे फाइंड करना है, वो आज मैं आपको बताऊँगा। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो मॉडुलस को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी कवर किया है, वो आप मेरा वीडियो जरूर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। अगर बच्चों z इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो मॉडुलस होगा वो होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है मॉडुलस को फाइंड करने का, जिसको हम मॉड z या स्मॉल r भी बोलते हैं। इतना क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को आर्गूमेंट भी बोला जाता है। एम्पलीट्यूड को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो होता है tan थीटा इक्वल टू मॉड b बाय a। और एम्पलीट्यूड होता क्या है यहाँ पर, ये थीटा, यहाँ पर ये थीटा है ना, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये है आपका एम्पलीट्यूड, जिसको हम आर्गूमेंट भी बोलेंगे, आर्गूमेंट। अब प्लेन में इसको कहाँ ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले इसको देखो। मैं आपको एक डायग्राम से पहले मॉडुलस को डिफाइन करता हूँ और फिर एम्पलीट्यूड को डिफाइन करता हूँ। वहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस जो आपका रियल नंबर को शो करता है, ये है वाई एक्सिस जो इमेजिनरी नंबर को शो करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट फॉर्म आ गया a, b। और इसको अगर मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ और उसका डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूँ ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस बच्चों मॉडुलस होता है। आप डिस्टेंस फॉर्मूले से डिफाइन कर लो। देखो a माइनस 0 का होल स्क्वायर a स्क्वायर, b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है, मॉडुलस का फॉर्मूला है। अब समझना है एम्पलीट्यूड को। मैंने बोला एम्पलीट्यूड क्या है, थीटा है। अब ये थीटा कहाँ ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर। ये जो मॉडुलस है ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा आपका एम्पलीट्यूड होता है बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एम्पलीट्यूड का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एम्पलीट्यूड का मतलब है एंगल से, मतलब थीटा से, और वो एंगल बनाता है मॉडुलस जो डिस्टेंस होता है, और ये एंगल बनता है एक्स एक्सिस से। लेकिन इसके अलावा आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको 4 केसेस में एम्पलीट्यूड को समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट को समझना है। देखो बच्चों, जब प्लेन में आप एक्सिस को ड्रॉ करते हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स डिफाइन होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल बनने का डायरेक्शन होता है वो इस तरह से होता है। ये फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स के लिए है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर π/2। अब π/2 का मतलब बच्चों जिनको नहीं पता, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट के लिए एम्पलीट्यूड मतलब थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब 0 से पाई। और लास्ट 2 क्वाड्रेंट के लिए जो थीटा मतलब एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन होगा वो होगा आपका 0 से -पाई। तो कोई आपसे ये पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एम्पलीट्यूड होता है, एंगल होता है, ठीक है ना, उसकी रेंज क्या होती है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, जो आप इसका आंसर दोगे कि भाई थीटा जो होगा वो -पाई से पाई के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, इस तरह से, जिसमें पाई इंक्लूड होगा, -पाई इंक्लूड नहीं होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और कैसे एम्पलीट्यूड बन रहा है, डायरेक्शन कैसी है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए। फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज और लास्ट 2 क्वाड्रेंट के लिए क्लॉकवाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि जब क्वेश्चन आएगा तो जेड डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। अगर जेड आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब जेड है a प्लस आयोटा b और a ग्रेटर दैन 0 है और b भी ग्रेटर दैन 0 है, तो यानी z आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। ठीक है, आप इसको यहाँ प्लॉट करोगे a, b की फॉर्म में। आपने मॉडुलस डिफाइन किया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
और आपने एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर दिया थीटा। समझ में आ रहा है डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। और थीटा यहाँ पर होगा इक्वल टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा यहाँ पर क्या होता है, इज़ एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चों, जिसको अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, एक्यूट एंगल। ये ट्रिक्स है बच्चों, इसके बिना आप पढ़ नहीं सकते। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, हर एक चीज़ समझ में आएगी, लेकिन पहले इसको समझ लो। जेड इन सेकंड क्वाड्रेंट, अब कैसे पता सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर ए वहाँ पर क्या होगा, लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0, मतलब ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। ऐसा क्वेश्चन जिसमें रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो वो जेड लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे यहाँ पर जेड को डिफाइन कर दो ए कॉमा बी की फॉर्म में। ये मॉडुलस आ चुका है, ठीक है, मॉडुलस डिफाइन हो चुका है, और ये एम्पलीट्यूड बन रहा है, एंगल बन रहा है थीटा। आ रहा है समझ में। और सेकंड क्वाड्रेंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, जो मैंने अभी आपको समझाया था। फर्स्ट टू क्वाड्रेंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और थीटा यहाँ पर होता है पाई माइनस अल्फा, पाई मतलब 180। ठीक है, ये ट्रिक्स आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर जेड सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो सीधा बोलोगे भाई एम्पलीट्यूड पाई माइनस अल्फा। ठीक है, जेड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, जेड इन थर्ड क्वाड्रेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे भैया, रियल पार्ट ए लेस देन 0, इमेजिनरी पार्ट बी ये भी लेस देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर आ चुका है, थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लॉट किया आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को, मॉडुलस निकाला, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी एम्पलीट्यूड की, क्लॉकवाइज। और यहाँ पर जो थीटा होता है वो होता है, एंगल थीटा बन रहा है ना, एम्पलीट्यूड थीटा आ गया, लेकिन वो कैसे डिफाइन होगा, माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, या अल्फ़ा माइनस पाई, कुछ भी आप लिख सकते हो। चलो भाई, लास्ट क्वाड्रेंट क्या है, जेड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब भाई जेड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0। ए को प्लॉट, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया आपने इस तरह से, ए कॉमा बी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने मॉडुलस डिफाइन कर दिया, ये एंगल बन गया भाई थीटा, वो आ जाएगा माइनस अल्फ़ा। तो ये टेबल अपनी कॉपी में बना लो भाई, सब के सब बना लो। एम्पलीट्यूड के लिए फर्स्ट में थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, सेकेंड में थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड में थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा माइनस पाई, कुछ भी लिख सकते हो, एंड फोर्थ में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा बस। एंगल अल्फ़ा इज एक्यूट एंगल। अगर ये सब चीज़ आपको समझ में आ चुकी है तो आपको अब सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बाकी अब 9D एक्सरसाइज देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पर मॉडुलस फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और साथ साथ आपको पोलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। तो पोलर फॉर्म को तो मैं अभी आपको समझा दूंगा, कोई टफ नहीं है, लेकिन सबसे पहले मॉडुलस और आर्गूमेंट मतलब एम्पलीट्यूड को हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जेड इक्वल टू दे रखा है √3 प्लस आयोटा, और जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा से इसको हम कंपेयर करेंगे। तो ए आपको यहाँ पर दिखेगा √3 और बी यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, आयोटा के साथ 1 है तो 1 आ गया। ए ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम प्लॉट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, आप पहले ही डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दोगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से डिस्टेंस ऑरिजिन से निकालोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको मॉडुलस फाइंड करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला है a² प्लस b² अंडर रूट के अंदर, और a² मतलब √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, रूट यह आ जाएगा आपका 4 का आ जाएगा 2। तो ये तो आपका मॉडुलस आ गया। ठीक है, अब लेट यहाँ पर आप थीटा इक्वल टू एम्पलीट्यूड को आप लेट करोगे थीटा, आर्गूमेंट भी लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हो, और आपको बताया थीटा इस तरह से डिफाइन होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस थीटा को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ बच्चों। tan थीटा इक्वल टू होता है मॉड b/a। b आपका इमेजिनरी पार्ट, a आपका रियल पार्ट, b 1 है और a √3 है। मॉड का यूज़ करना जरूरी है, 1/√3 समझ में आ गया। b 1 है, a आपका √3 है, सीधा आपने वैल्यू पुट करा, 1/√3 का मॉड कितना आ जाएगा, 1/√3।
यहाँ पर आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं चाहिए होगा। अगर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद tan थीटा इक्वल टू 1/√3 tan π/6। देखो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है tan 30 की, और tan 30 यानी tan π/6। इतना क्लियर बच्चों। अब आपको एक लाइन लिखनी है कि z इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। z कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर है, ठीक है। z को हमने प्लॉट किया कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको ट्रिक बताई थी, थीटा इक्वल टू अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पर क्या है? एक्यूट एंगल। और ये कौन सा एक्यूट एंगल है? π/6। समझ में आ गया? ये है अल्फ़ा। समझ में आ गया बच्चों? तो एक्यूट एंगल आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, अल्फ़ा आपको डायरेक्ट डिफाइन हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? π/6। तो ये आपका एम्पलीट्यूड फाइंड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर पोलर फॉर्म। देखो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि एक्सप्रेस इनटू पोलर फॉर्म। वो फॉर्मूला होता है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपने कुछ नहीं करना, r का वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर r मॉडुलस है, ठीक है। स्मॉल r मॉडुलस होता है, जो मॉडुलस हमने निकाला है वो 2 है, तो यहाँ पर आप 2 रख दोगे। कॉस थीटा, थीटा कितना है मतलब एम्पलीट्यूड कितना आया है? π/6। यहाँ पर π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ये पोलर फॉर्म में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, यहाँ पर z गिवन है -√3 प्लस आयोटा, और इसको कंपेयर करेंगे हम a प्लस b आयोटा से। तो इससे जब कंपेयर करेंगे तो a माइनस का √3 और b 1 आ जाएगा, ठीक है। आयोटा के साथ 1 है तो b इक्वल टू 1। और कन्फर्म है कि जो a है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है, और b ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये पहले ही लिख लिया करो, a अगर नेगेटिव है तो लेस देन 0, b पॉजिटिव में है तो ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है बच्चों? तो सबसे पहले तो मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। फटाफट मॉडुलस फाइंड करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a² प्लस b², a² माइनस √3 का स्क्वायर 3 और b² 1 का स्क्वायर 1, 4 का आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। ये आ गया मॉडुलस। अब बात करेंगे हम एम्पलीट्यूड की। तो लेट करना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को आपने थीटा लेट करना है, और फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू मॉड b/a। तो tan थीटा इक्वल टू b की जगह बच्चों 1 आएगा और a की जगह माइनस का √3 आएगा, तो 1/- का √3। और मैंने आपको बोला है कि हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर चाहिए। मॉड का यूज़ हम इसलिए करते हैं, तभी आपको अल्फ़ा मिलेगा, तभी आपको एक्यूट एंगल मिलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आपको ये नंबर चाहिए होगा, तो माइनस का प्लस कर देना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। पॉजिटिव नंबर आपको मिल गया। फिर देखो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? आप बोलोगे यार tan 30 की, tan 30 मतलब tan π/6, तो आपने लिखना है यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू tan π/6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब ऐसे नहीं करना कि सीधा आपने थीटा π/6 लिख दिया, वो तभी करोगे जब z आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन इस बार z फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, a लेस देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है। नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस बार z सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। आप डायग्राम भी बना सकते हो इस तरह से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका z है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ठीक है बच्चों। आप जब इसको प्लॉट करोगे -√3, 1 को, तो आप इस तरह से आप इसको प्लॉट कर सकते हो। ये मॉडल, ये आ गया, आपने प्लॉट कर दिया, डिस्टेंस निकाला आपने ओरिजिन से, मॉडुलस आ गया, और ये बन गया एंगल थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिक क्या होती है? थीटा इक्वल टू π-α। और जो एंगल बनता है वो बनता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स के लिए, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि z इन सेकंड क्वाड्रेंट, z आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तब आप थीटा को लिखोगे π-α, ठीक है। अब
ये तो समझ में आ गया। अब ये अल्फ़ा क्या है बच्चों, अल्फ़ा हमेशा एक्यूट एंगल होगा, अल्फ़ा हमेशा एक्यूट एंगल होगा, जो आपको ये मिलेगा, ये होता है अल्फ़ा। ठीक है, पहले आपको अल्फ़ा ही आपको देखना पड़ता है, अल्फ़ा ही आपको यहाँ पर लेके आना पड़ता है। लेकिन थीटा इक्वल टू अल्फ़ा तभी होता है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन फर्स्ट के अलावा अगर सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो यहाँ पर आपको फिर वो ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे सेकंड में था तो आपने थीटा को लिखना है पाई माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है पाई/6, सीधा आपने यहाँ पाई/6 लिख देना है। ठीक है, ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ वो हमेशा आप दिमाग में रखना, कभी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, थीटा आपका डिफाइन हो चुका है। अब यहाँ पर पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r मतलब मॉडुलस, मॉडुलस 2 आया था, यह cos पाई/6, थीटा मतलब कितना है आपका 5 पाई/6। ठीक है, ये पोलर फॉर्म आ गया। तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, बाकी अगर हल्का फुल्का कन्फ्यूजन अभी भी हो रहा है तो 2-3 क्वेश्चन और देखो, मतलब 4-5 क्वेश्चन अगर आप समझ लोगे ना तब अपने आप ही पूरी एक्सरसाइज कर लोगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। पर ऐसे नहीं कि आपको 2 क्वेश्चन में ही वीडियो आपने स्किप कर दिया, नहीं, शुरू के 4 क्वेश्चन को ढंग से समझो, आगे की आपकी इच्छा है। मैं इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि शुरू के 4 क्वेश्चन आपने ढंग से समझ लिए तो सारे क्वेश्चन आप ढंग से कर लोगे, अपना आप ही कर लोगे। लेकिन 4-5 क्वेश्चन ढंग से समझो बच्चों। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 देखो बच्चों, ये जेड दे रखा है -2 प्लस 2√3 आयोटा। अब आपको दिखेगा यहाँ पर a है -2 और b है यहाँ पर 2√3। a लेस देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर भी जो z है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही राइज कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है a² प्लस b²। यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4, 2√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, यहाँ पर आएगा √16 का आ जाएगा 4। लेट एम्पलीट्यूड को लेट करना है थीटा। फॉर्मूला आपको मैंने बताया है कि tan थीटा इक्वल टू मॉड b/a, और ये नंबर हमेशा पॉजिटिव में चाहिए आपको। ठीक है, b कितना है 2√3, a है आपके पास -2। ठीक है, 2 से 2 कट गया और माइनस का प्लस आएगा तो √3 आ गया। तो tan थीटा इक्वल टू √3, tan में किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, और tan 60 मतलब tan पाई/3। ठीक है, 60 डिग्री जो होता है वो पाई/3 के इक्वल होता है रेडियन में। जिनको नहीं पता वो आपको वो बस याद कर ले। अभी जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखा अभी तो उनके लिए बता रहा हूँ, 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई/3। तो tan 60 होता है √3 यानी tan पाई/3। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप थीटा इक्वल टू पाई/3 नहीं कर सकते क्योंकि जेड लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे पता, इसको देखकर, a नेगेटिव है b पॉजिटिव है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। समझ में आ गया, आप डायग्राम बना सकते हो। ये आपका आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट फॉर्म, -2, 2, -2, 2, √3। मॉडुलस को डिफाइन किया, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में थीटा डिफाइन हो गया, मतलब एम्पलीट्यूड डिफाइन हो गया जो होगा पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट करना है, थीटा डिफाइन करना है, ट्रिक अप्लाई करनी है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले आपको जेड इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड जब क्वाड्रेंट में जेड लाइज कर रहा है तो थीटा होता है पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा ये एक्यूट एंगल है पाई/3, पाई माइनस पाई/3, तो आपको मिलेगा 2 पाई/3। अब पोलर फॉर्म आसानी से आप एक्सप्रेस मतलब इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आर और थीटा का वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है इससे पहले क्वेश्चन में। देखो बच्चों, यहाँ पर जो जेड है वो है -1 माइनस आयोटा, ए आपका नेगेटिव में है -1 और बी आपका है -1। यहाँ पर a लेस देन 0 है और b भी लेस देन 0 है। तो मॉडुलस आपको फाइंड करना है, फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर a² प्लस b² √a² मतलब -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 √2। ये तो मॉडुलस आ गया। और लेट एम्पलीट्यूड, देखो एम्पलीट्यूड इक्वल टू थीटा, फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू मॉड b/a। b यहाँ पर बच्चों -1 है, a भी -1 है,
तो -1/-1 इक्वल टू 1, क्योंकि ये आपको पॉजिटिव नंबर चाहिए हमेशा। वैसे भी माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तब भी आपको ये पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैंने यहाँ पर मॉड का यूज़ किया है। ठीक है, तो इतना आ गया समझ में। तो tan थीटा इक्वल टू 1 वैल्यू होता है tan 45। 45 का रेडियन मेजर होता है बच्चों π/4। तो यहाँ पर π/4 ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपने एक लाइन लिखनी है कि Z इन थर्ड क्वाड्रेंट। अभी थर्ड क्वाड्रेंट का पता आपको क्या चल रहा है? आपको थर्ड क्वाड्रेंट का पता चल रहा है कहाँ से? इसको देखकर या इसको देखकर। ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, मतलब ए भी लेस देन 0, बी भी लेस देन 0। तो इसका मतलब जो आपका जेड होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। जब आप इसको प्लॉट करोगे कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये आ गया -1, -1। आपने मॉडुलस को डिफाइन करना है और एम्पलीट्यूड मतलब थीटा जो बनेगा वो ऐसे बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू होगा -π + अल्फ़ा। बहुत सी बुक में अल्फ़ा -π भी लिखा है, तो दोनों एक ही तो है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अल्फ़ा -π भी लिख सकते हो या -π + अल्फ़ा भी लिख सकते हो, ठीक, वो आप पे डिपेंड करता है। चलो अल्फ़ा -π लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अच्छा तो लिख दिया मैंने, तो अल्फ़ा यहाँ थीटा आ जाएगा अल्फ़ा -π। ठीक है, तो इसमें अल्फ़ा क्या है? ये एक्यूट एंगल। ठीक है, तो आपने π/4 रखना है यहाँ पर -π, तो आपको यहाँ मिल जाएगा -3π/4, और पोलर फॉर्म में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 पहले करो बच्चों, क्योंकि 5 और 7 ये अलग क्वेश्चन है। इन 5 और 7 क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें रियल पार्ट 0 है और इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो इसमें अलग केस आता है आर्गुमेंट फाइंड, मतलब एम्पलीट्यूड को फाइंड करने के लिए। इसमें हम वो वाली ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे जो अभी हमने सीखी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं, वो अभी समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लो। ठीक है ना, पहले 6 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ। z इक्वल टू -1 माइनस का √3 आयोटा, मॉड z इक्वल टू, नहीं मॉड z नहीं, पहले a भी लिख लेते हैं। a कितना है बच्चों? -1 है, b आपका माइनस का √3 है, और a भी लेस देन 0 है और b भी लेस देन 0 है। सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करना है। मॉड z का फॉर्मूला बनेगा √a² + b², और यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर 1, -√3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पर आएगा आपका 4 का 2। ठीक है, √4 2 होता है। मॉडुलस फाइंड हो गया। लेट करना है एम्पलीट्यूड को थीटा, एम्पलीट्यूड मतलब आर्गूमेंट एम्पलीट्यूड दोनों एक ही होता है, इसको थीटा हमने लेट करना है। फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड को फाइंड करने का tan थीटा इक्वल टू मॉड b/a। b की जगह बच्चों यहाँ पर b कितना है देखो, माइनस का √3, और a कितना है -1। आपको चाहिए पॉजिटिव नंबर, ये आ गया √3। tan में वैल्यू होता है tan 60 के मतलब tan π/3। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू tan π/3। कितना समझ में आ गया? लेकिन थीटा π/3 नहीं हो सकता, क्योंकि z लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे पता? a भी नेगेटिव है, b भी नेगेटिव है, a लेस देन 0, b लेस देन 0, तो इसका मतलब ये z आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा होगा। ठीक है, आप हमेशा डायग्राम बनाओ। देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, a कितना था -1 और b कितना है -√3। ठीक है, ये आपका z हमने प्लॉट कर दिया, ये मॉडुलस आ गया, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बनेगा, जिसको हम लिखेंगे -π + अल्फ़ा या अल्फ़ा -π, कैसे भी आप लिख सकते हो, अल्फ़ा -π। तो यहाँ पर लिखना है z इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, देन थीटा इक्वल टू अल्फ़ा -π। अल्फ़ा मतलब ये एक्यूट एंगल π/3, अल्फ़ा हमेशा ये एक्यूट एंगल होगा π/3, और -π, और ये आ जाएगा आपका -2π/3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 मॉडुलस तो आसानी से फाइंड हो जाएगा इनमें, लेकिन एम्पलीट्यूड फॉर्मूले से फाइंड नहीं होगा। यहाँ पर अलग इसका बेसिक कंसेप्ट है, पर इसको समझ लो तब क्वेश्चन आपको ये समझ में आएंगे, और ये बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, एम्पलीट्यूड के लिए सबसे पहले मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ।
इसमें दो केस है, याद रखना, दो क्या तीन केस को हम समझते हैं और इसको हम समझते हैं यहाँ पर अलग से। इधर तीन केसेस मैं आपको बता रहा हूँ। पहला केस z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। जो मैं समझा रहा हूँ बच्चों शायद ये आपको कोई ना बताए, ठीक है ना, इसलिए इस चीज़ को ढंग से समझना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा केस आएगा z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी में a इक्वल टू 0 बट b इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा केस आएगा z इक्वल टू a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें a नॉट इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हमने इस वाले केस में किए हैं कि वहाँ पर a भी 0 के इक्वल नहीं है, b भी 0 के इक्वल नहीं है, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों गिवन है और दोनों ही 0 के इक्वल नहीं है। लेस देन ग्रेटर देन हो सकता है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है। तो वहाँ पर हम एम्पलीट्यूड को फाइंड करने के लिए जो हमने ट्रिक अप्लाई करी है, ठीक है, थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा और थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, ये ट्रिक्स हमने अप्लाई करी है आर्गुमेंट मतलब एम्पलीट्यूड को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे केस में जेड हमेशा क्वाड्रेंट में लाइज करता है। क्वाड्रेंट मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड में होगा या थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं है दोनों, ना a इक्वल टू 0 है ना ही b इक्वल टू 0 है। और क्वाड्रेंट में अगर जेड लाइज कर रहा है तब ये कंडीशन से, मतलब ये चार केसेस में हम एम्पलीट्यूड को फाइंड करते हैं, ठीक है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब दूसरे केस में अगर आप देखोगे यहाँ पर a 0 के इक्वल है। अब जब a 0 के इक्वल हो गया और b 0 के इक्वल नहीं है तो इसका कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे, जेड का कोऑर्डिनेट फॉर्म जो आएगा वो आएगा 0, b, ठीक है। अब 0, b कभी भी कोऑर्डिनेट में लाइज नहीं करेंगे, ये हमेशा एक्सिस में लाइज करेंगे। और कौन सी एक्सिस में? y एक्सिस में। देखो बच्चों यहाँ पर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ना ये सेकंड में जाएगा, ना ये थर्ड में जाएगा, ना फोर्थ में जाएगा, ये जाएगा y एक्सिस में, ठीक है बच्चों। और y एक्सिस में किस तरफ जाएगा? ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, वो b के साइन पे डिपेंड करेगा। अगर b पॉजिटिव है तो ऊपर के जाएगा, b नेगेटिव है तो नीचे जाएगा। 0, b ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है लेकिन आएगा y एक्सिस में, क्योंकि x 0 है। समझ में आ गया? मतलब पहला कोऑर्डिनेट 0 है। इतना क्लियर? यहाँ पर डायरेक्ट आपका एम्पलीट्यूड निकलता है। अगर z पॉजिटिव डायरेक्शन में है, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो डायरेक्ट थीटा निकलता है π/2। कोई फॉर्मूले का यूज़ आपने नहीं करना है, ठीक है। इसको लिख लो भाई, ठीक है, इस डायग्राम को बना लो, ठीक है। तो थीटा कितना आ जाएगा? π/2। अगर z लाइज कर रहा है y एक्सिस में, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। समझ में आ गया? और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस होगा तो थीटा हमेशा होगा माइनस का π/2। और π/2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये डायरेक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब इस थर्ड वाले केस में आ जाओ। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0, तो z कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या आएगा? a, 0। अब a, 0 आ गया ना, तो ये कौन से एक्सिस में जाएगा? अब ये भी कोऑर्डिनेट में थोड़ी ना जाएगा। अगर हम कोऑर्डिनेट को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं प्लेन में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। फर्स्ट में नहीं जाएगा, सेकंड में भी नहीं जाएगा, थर्ड में नहीं जाएगा, फोर्थ में नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका एक्स एक्सिस में, ठीक है। अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो ये एक्स एक्सिस में या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लॉट होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में प्लॉट होगा। डिपेंड करेगा कि ए में साइन कौन सा है। ए में पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइड, ए में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइड, लेकिन रहेगा ये एक्स एक्सिस में, क्योंकि वाई मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है? 0 है बच्चों। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये क्रॉस का साइन है, ठीक है, ये एक्स नहीं है और ये एक्स है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ऐसे केस में थीटा यहाँ पर डायरेक्ट निकल जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ पर थीटा हमेशा 0 होता है अगर जेड आपका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो थीटा हमेशा पाई होगा। पाई का मतलब 180। इन सब चीज़ों को नोट कर लो कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आप अब एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आर्गुमेंट में सॉरी मॉडुलस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, दिक्कत हमेशा एम्पलीट्यूड में आती है बच्चों को। कोऑर्डिनेट के लिए अलग रूल्स है, एक्सिस के लिए अलग रूल्स है। वाई एक्सिस में
या तो π/2 बनेगा या -π/2 बनेगा अगर z आपका y एक्सिस में लाइज कर रहा है। पॉजिटिव साइड में π/2 बनता है और नेगेटिव साइड में -π/2 बनता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड। अब x एक्सिस में अगर z एक्सिस में है तो पॉजिटिव साइड में 0 बनता है और नेगेटिव साइड में पाई बनता है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रख लो। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन है? 5। z इक्वल टू -2 आएगा, z इक्वल टू a -2 0 -2 आएगा। इसको ऐसे लिख दो, a कितना आ गया 0, b कितना आ गया -2, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिख दो 0, -2। समझ में आ गया बच्चों? सबसे पहले तो मॉडुलस निकाल दो। मॉडुलस कितना आ रहा है? मॉडुलस आ रहा है √a² + b², 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? 4 का स्क्वायर रूट 2, ये तो मॉडुलस आ गया। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड को हम लेट करते हैं थीटा, और यहाँ पर डायग्राम जब बनाओगे आप, ठीक है ना, मतलब आप इसको प्लेन में जब रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से, मतलब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो आप इसको कहाँ प्लॉट करने वाले हो? 0, -2 को आप इसको y एक्सिस में प्लॉट करने वाले हो, ठीक है। 0, -2 यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत किसी को? और ये है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में, और मैंने आपको बताया था वहाँ पर थीटा हमेशा क्या होता है? -π/2 होता है, ठीक है बच्चों। अभी मैंने आपको समझा दिया था। तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि z इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। देन थीटा इक्वल टू -π/2। ये आपका एम्पलीट्यूड आ चुका है। इतना क्लियर? एम्पलीट्यूड कंफर्म हो चुका है, मॉडुलस कंफर्म हो चुका है, पोलर फॉर्म भी आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। पोलर फॉर्म में r और थीटा का वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में, वो आपका फाइंड हो जाएगा। अब देखो 7 क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर z जो लिखा है वो -2 है, जिसको आप -2 + 0 आएगा लिख सकते हो। a आपका -2, b आपका 0, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में आ जाएगा -2, 0। मॉडुलस अगर फाइंड करने जाओगे तो फॉर्मूला बनेगा -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, तो ये आपका 2 आ जाएगा। मॉडुलस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अगर आप इसको प्लेन में रिप्रेजेंट करोगे x एक्सिस, y एक्सिस, तो ये कहाँ पर जाएगा? -2, 0, ये x एक्सिस में जाएगा, यहाँ पर -2, 0, ठीक है। अब इसको भी देखो ना, ये डिस्टेंस कितना है? ये 2 है, दिखाई दे रहा है। ये ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है इसका? यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है। तो देखो मॉडुलस भी कितना आया था? 2 आया था। इसे यहाँ पर भी ये चीज़ भी रीड कर सकते हो आप। फिलहाल अभी मैं आपको एम्पलीट्यूड समझा रहा हूँ, और एम्पलीट्यूड क्या होता है? थीटा होता है। और मैंने ट्रिक बताई थी कि z अगर लाइज कर रहा है ऑन x एक्सिस, वो भी कौन सी साइड में? नेगेटिव साइड में, ठीक है। ये सब लिख लेना भाई, ठीक है, नेगेटिव साइड में, तो वहाँ पर थीटा हमेशा क्या होगा? वहाँ पर थीटा हमेशा पाई होता है, बस डायरेक्ट आपने लिखना है, ठीक है। पॉजिटिव साइड में होता, अगर यहाँ पर प्लस होता 2, 0, तो वहाँ पर थीटा क्या बनता? 0 बनता। यहाँ पर भी अगर ये 0, -2 की जगह 0, 2 होता, तो यहाँ पर थीटा क्या बनता? π/2 बनता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रटने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। हर कोई नहीं पढ़ाता ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मेरी वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आपको हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझाया जाएगा। बस आपका भी थोड़ा सपोर्ट मुझे चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों। इस क्वेश्चन में देखो z इक्वल टू 1 + आयोटा का होल पावर 13 और 1 - आयोटा का होल पावर 7। इसमें आप क्या करो, 1 + आयोटा का होल पावर 7 और 1 + आयोटा का होल पावर 7 से ऊपर नीचे इंटू कर दो। देखो सेम बेस है, यहाँ पर 1 + आयोटा पावर ऐड हो जाएगी, ये 20 आ जाएगा। यहाँ पर सेम बेस नहीं है, पावर कॉमन लोगे और a - b a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, यहाँ प्लस होगा। a - b a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और होल पावर 7, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस था, इसको करेक्शन कर लेना। इतना समझ में आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 + आयोटा का होल पावर 20, -1 तो -1 + 1 ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 की पावर 7।
अब इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 1 प्लस आयोटा का होल पावर 2 और बाहर आ जाएगा 10, 2 की पावर 7। इसको सॉल्व करो, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बाय प्लस 2 आयोटा बाय 2 की पावर 7 और यहाँ पर होल पावर 10। आयोटा स्क्वायर -1 तो 1 - 1 प्लस 2 आयोटा बाय 2 की पावर 7 और यहाँ से यहाँ तक क्या है, होल पावर 10। 1 से 1 कैंसिल, 2 की पावर 10 और आयोटा की पावर 10 बाय 2 की पावर 7। आयोटा की पावर 10 होता है -1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 की पावर 3 आ जाएगा बच्चों, और 2 की पावर 3 मतलब -8। ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर रियल, इमेजिनरी पार्ट 0, -8 प्लस 0 आयोटा। अब इसका मॉडुलस आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अभी सिखाया था मैंने, मॉडुलस कितना आएगा, -8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी 64, 64 का 8, ये मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया मॉडुलस। और एम्पलीट्यूड ट्रिक जो मैंने बताई है, पॉइंट क्या है ये, -8, 0, कौन सी एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, कौन सी साइड में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस की, तो थीटा यहाँ पर क्या होता है, पाई होता है। सीधा डायरेक्ट लिखोगे थीटा इक्वल टू पाई, ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा और 4 प्लस आयोटा, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ पहले। 3 4 = 12 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 यहाँ पर 11 आएगा और 3 + 4 ये 7 आ जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 और 12 - 1 11 और 3 + 4 7। मॉडुलस पहले फाइंड कर लो। 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आएगा आपका 170, ये मॉडुलस आ गया। अब यहाँ पर देखो a कितना है, a है 11, ठीक है, b कितना है 7, और ये क्वाड्रेंट वाला केस है, ये एक्सिस वाला केस नहीं है, क्योंकि a और b दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है। और कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है थीटा इक्वल टू अल्फा, मतलब डायरेक्ट ही आपका थीटा फाइंड हो जाता है। और लेट करना है आपने पहले एम्पलीट्यूड को थीटा, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही आपको फाइंड करना है। एम्पलीट्यूड इक्वल टू थीटा, फॉर्मूला आपको याद होगा, tan थीटा इक्वल टू मॉड p/a, तो ये आएगा 7/11, तो 7/11 आप इसको लिखोगे ऐसे, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर क्या आती है कि 7/11 tan में किसका वैल्यू है, डायरेक्ट आपको याद नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें कैलसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, थीटा इक्वल टू tan को वहाँ लेके जाओगे, तो ये tan इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। ये मेथड आप याद रखना, और tan इनवर्स 7/11 आप फाइंड कर सकते हो। तो कैलसी से आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, थोड़ा सा ये अपना आप ही कर लेना आप, ठीक है। तो ये जो इसका यहाँ आंसर मिलेगा, यहाँ पर आपको थीटा इक्वल टू 32 डिग्री 29 मिनट्स, इसके आसपास आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत आसानी से आप इस कैलसी से आप इसको फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं आपको अभी करवा देता हूँ। 11 आसान है, ये भी हो जाएगा, अगर 10 को समझ दिया तो 11 भी कर लोगे, 12 भी कर लोगे। तो 10 मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप इन दोनों का इंटू करो, 1 की इंटू 2 से करोगे, z इक्वल टू आएगा 2 प्लस 1 की आयोटा से करोगे आयोटा, आयोटा की 2 से करोगे तो 2 आयोटा, और आयोटा की आयोटा से करोगे तो आ जाएगा आपका प्लस आयोटा स्क्वायर, 3 प्लस आयोटा, ये नीचे रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 तो 2 - 1 तो ये आ जाएगा आपका 1, और 2 + 1 ये आएगा 3 आयोटा, और बाय 3 प्लस आयोटा, फिर इंटू करेंगे 3 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे, तो 3 × 1 = 3, 3 × 9 आयोटा, माइनस आयोटा की 1 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस आयोटा और माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, a + b a - b, 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो -+3 और 3 आ जाएगा आपका 6, +9 - 1 यह आएगा आपका 8 आयोटा, और बाय में 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1 तो -+1,
तो ये आएगा 6/10 और 8/10 आयोटा। ठीक है, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपका 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, ये आ जाएगा। तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, उसके बाद आप मॉडुलस फाइंड करोगे। तो मॉडुलस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3/5 का स्क्वायर 9/25, 4/5 का स्क्वायर 16/25 और यहाँ पर 25/25 आपको मिलेगा, मॉडुलस 1 आ जाएगा। ठीक है, और आर्गूमेंट मतलब एम्पलीट्यूड थीटा फाइंड करना है। उसके लिए फॉर्मूला लगेगा tan थीटा इक्वल टू मॉड b/a। a की जगह 3/5, b की जगह 4/5, तो आएगा आपका 4/5 5 से 5 कैंसिल। तो tan थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा 4/3, जिसको आप ऐसे लिखोगे क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो 4/3 में डायरेक्ट वैल्यू तो आपको याद नहीं होगी ना, तो आप थीटा कैसे डिफाइन करोगे, ऐसे tan इनवर्स 4/3, और जो भी एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा। जो भी थीटा डिफाइन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया है, जब ए बी दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा डिफाइन होता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स 4/3, ठीक है, 4/3 है ये कैलसी में कैलकुलेट आप कर लेना। तो मेरे हिसाब से जो आएगा, ये जो आंसर इसका दे रखा है बिल्कुल यही आना चाहिए, 53 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी अपने हिसाब से आप कैलसी में कैलकुलेट इसको कर लेना। 11-12 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर लिखा है चेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पॉलर फॉर्म। अब पॉलर फॉर्म मैं आपको समझा चुका हूँ, तो उसमें आपको पता है पहले मॉडुलस निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, तो और एक फॉर्मूला है कॉस साइन वाला, उसमें पुट करना है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फर्स्ट वाला, बाकी ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो z इक्वल टू -4 प्लस 4√3 आयोटा। अब इसमें a कितना है, माइनस का 4 है, b आपके पास है 4√3, मॉडुलस मॉड z इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, 4√3 का स्क्वायर 48, और 48 प्लस 16 ये आएगा 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, ये मॉडुलस आ गया बच्चों। अब एम्पलीट्यूड tan थीटा वाले फॉर्मूले से डिफाइन होगा। tan थीटा होता है b/a, मॉड के अंदर b है 4√3, a है -4, 4√3/4 माइनस का, तो ये आएगा माइनस का √3, मॉड के कारण ये प्लस हो जाएगा क्योंकि आपको एक पॉजिटिव नंबर यहाँ पर चाहिए होता है, और √3 tan में tan 60 की वैल्यू होती है, जिसको हम tan π/3 लिखेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू यानी tan π/3। अब उसके बाद आपने देखना है कि z कौन से क्वाड्रेंट में है। साइन देखिए, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, माइनस प्लस ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फ़ा। तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, z इन सेकंड क्वाड्रेंट, z आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, और थीटा इक्वल टू आएगा आपका पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा ये होता है π/3, π/3, और सॉल्व करेंगे तो 2π/3। ठीक है, थीटा डिफाइन हो गया। अब पॉलर फॉर्म का जो फॉर्मूला है ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r मतलब मॉडुलस, मॉडुलस कितना है बच्चों, 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और कॉस थीटा, थीटा कितना है 2π/3, आयोटा साइन 2π/3। ये बच्चों आंसर है। ठीक है, तो पॉलर फॉर्म इस तरह से डिफाइन करना है, कोई नया क्वेश्चन थोड़ी ना है पॉलर फॉर्म को फाइंड करना, वही तो है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड को फाइंड करना है, फिर इस फॉर्म में पुट करना है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को आई थिंक आपको समझ में आया होगा अगर आपने मेरा वीडियो देखा है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कौन से पार्ट में आपको दिक्कत हो रही है। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया है समझाने का। और एक चीज़ मैं आपको और बोल दूँ, ये ऐसा टॉपिक है कि एकदम से भी समझ में नहीं आता, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना इस टॉपिक की। ठीक है ना, 2-3 बार जब प्रैक्टिस कर लोगे तब जाके आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।